हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक शेखावत एंड यू आर वाचिंग एब्सोल्यूट अभी। आज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो कि बहुत कम लोगों को पता है, या अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो भी बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। तो ये वीडियो मैं आज का इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऑल्दो आप टाइटल देख के समझ गए होंगे कि आज का ये वीडियो किस बारे में है। ये जो कार्ड देख रहे हैं ये एक स्पेनिश रेजिडेंट कार्ड है जो कि मेरे पास है, जो कि 29 मार्च 2020 को एक्सपायर हो गया था। रीज़न आप सब लोगों को पता है क्योंकि आफ्टर 21 मार्च हमारे देश में और इंटरनेशनल लेवल पे हर जगह लॉकडाउन लग चुका था और उसके बाद कहीं पे भी ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं था। क्योंकि मेरा ये कार्ड एक्सपायर होने वाला था 29 मार्च को, तो मैंने 2 बार मेरी फ्लाइट्स बुक की, बट अनफॉर्चुनेटली मैं ट्रैवल नहीं कर सका। क्योंकि मैं उस टाइम ट्रैवल नहीं कर सका तो जब मैंने मेरे एम्बेसी, स्पेनिश एम्बेसी में मैंने बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि काफ़ी टाइम हो गया है, तो अब आपको एक बार वापस से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कराना होगा और फिर आपका ये रिन्यू हो जाएगा स्पेन जाकर। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ा दिल्ली, और जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप कोई भी डॉक्यूमेंट मिस ना करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो डॉक्यूमेंट्स जो स्पेनिश एम्बेसी में लॉन्ग रेजिडेंस के लिए लगते हैं। तो अगर आप भी एक रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, रेजिडेंसी प्लस वर्क के लिए, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप भी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एम्बेसी इस तरह का एक डॉक्यूमेंट भेजेगी जिसमें सारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होते हैं वो इसमें सारी लिस्ट लिखी हुई है। मैं एक बार आपको फटाफट पढ़ के बता देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आपकी फ़ोटोग्राफ्स हो गई, एप्लीकेबल वीज़ा फीस हो गई, फोटोकॉपी ऑफ ऑल पेजेस ऑफ द पासपोर्ट, फोटोकॉपी ऑफ रेजिडेंट कार्ड, जो कि रेजिडेंट कार्ड जैसे मेरे पास ये वाला है, ए डिटेल्ड लेटर फ्रॉम द एप्लीकेंट एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन व्हेन द एप्लीकेंट रीजंस फॉर स्टेइंग बैक एंड द ड्यूरेशन ऑफ स्टे। बेसिकली आपको एक लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन देना है, इसके बारे में भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ। फिर उसके बाद में है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वो भी आपको बनवाना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे बनवा सकते हैं। उसके बाद है क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट, लेकिन ये आप लोगों को ज़रूरी नहीं है, ये हर किसी को नहीं। जैसे मेरे वाले केस में मुझे ज़रूरी नहीं था क्योंकि मैं डिफरेंट कंट्रीज में मैंने विजिट नहीं करा, मैं यहीं पे रहा। क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंट्रीज ओनली इफ द एप्लीकेंट हैज़ रिसाइड इन अदर कंट्रीज ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स। तो मेरे वाले केस में ये एप्लीकेबल नहीं था, तो आप लोगों को चेक करना है, लेकिन मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों को इस पर्टिकुलर क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद है मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिकर स्टेटिंग द एप्लीकेंट इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज। ये भी मैं अभी आपको बता देता हूँ कि किस तरह से ये फॉर्म आपको मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करवाना होगा। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन ऑफ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जिसे हम PCC भी बोलते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट और क्रिमिनल रिकॉर्ड, जो कि ज़्यादा जरूरी नहीं, जो कि ज़रूरत नहीं होती। तो बेसिकली जो आपको ट्रांसलेशन कराना है इस पर्टिकुलर वीज़ा के लिए, मतलब परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, वो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट। उसके बाद एक फॉर्म आता है 790 जिसका कोड है 052। इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि वो फॉर्म कैसे वो फिलअप करना है। उसके बाद एक और फॉर्म आता है EX11, ये भी आपको करना है। और उसके बाद एक फोटोकॉपी जो आपको लेनी है बैंक ड्राफ्ट, जो कि एप्लीकेबल वीज़ा फीस जो मैंने आपको पहले बताया था, उसका एक फोटोकॉपी भी आपको सबमिट करानी है। और इन सब के साथ साथ में एक स्वर्ण ट्रांसलेशन होता है और अपोस्टाइल आपको कराना होता है किन डॉक्यूमेंट्स की, PCC, पुलिस क्लियरेंस और मेडिकल सर्टिफिकेट की। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये स्वर्ण ट्रांसलेटर क्या होता है, अपोस्टाइल क्या होता है। इसके बारे में मैं अब आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह का होता है। तो सबसे पहले जो आपको फॉर्म फिलअप करना है वो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर नेशनल वीज़ा, ये एक फॉर्म है जो आप ऑनलाइन देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूँगा ये एक PDF फॉर्म में आपको डाउनलोड करना है। और उसके बाद एक आप वेबसाइट पे अगर सर्च करते हैं कि
एडिट PDF फाइल, तो वहाँ जाके आपको वहीं पे टाइप करना है। मतलब मैं आपको सजेस्ट करूँगा पेन से लिखने की बजाय आप जैसे मैंने लिखा है कंप्यूटराइज, उस तरह से आप इसको लिखिए। जैसे आपका जो सरनेम है वो आपको लिखना है। उसके बाद कई लोगों का मिडिल नेम होता है, जैसा मेरे इस केस में नहीं था तो मैंने नहीं लिखा, अगर आपका है तो आपको लिखना है। थर्ड वाले जो कॉलम है उसमें आपको आपका नाम लिखना है। फोर्थ में आपको डेट ऑफ बर्थ, फिफ्थ में प्लेस ऑफ बर्थ, सिक्स्थ में कंट्री ऑफ बर्थ, सेवेंथ में करंट नेशनलिटी, ठीक है। एट्थ जो पॉइंट है वहाँ आपको आपका सेक्स लिखना है, मेल फीमेल जो भी है। नाइन्थ में मैरिटल स्टेटस लिखना है आपका जो भी है। टेंथ जो है उसमें आपको ये लिखना है माइनर्स के लिए, तो ये मेरे केस में नॉट एप्लीकेबल था। 11th में आपको स्पेनिश नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, जो कि जिसको हम NIE बोलते हैं, NIE, तो मेरा जो डॉक्यूमेंट है उसके मैंने नंबर यहाँ लिख दिए हैं। 12th में टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, तो मैं एक ऑर्डिनरी पासपोर्ट से ट्रैवल कर रहा हूँ तो आपको वही क्लिक करना है। नंबर 13 नंबर पे है नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, जहाँ पे आपका पासपोर्ट का जो नंबर है वो आएगा। 14 पे डेट ऑफ इशू आएगी। 15 पे वैलिड अंटिल, आपका पासपोर्ट कब तक वैलिड है तब तक के लिए वो डेट डालनी है। 16 इशूड बाय, जिस भी सिटी से आपने अपना पासपोर्ट इशू करवाया है वो करवाना है। 17 नंबर पे आपको अपना एड्रेस लिखना है, उसके साथ साथ आपको एक मोबाइल नंबर देने हैं। 18 पे मैं आपको बता दूं, दो ऑप्शन है, नो और येस। येस में जो आपको लिखा जाएगा येस रेजिडेंट परमिट और इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि मेरे पास नेशनल रेजिडेंसी थी तो मैंने येस किया है। उसके बाद मैंने मेरे डॉक्यूमेंटेशन लिख दिए जो मेरे नंबर हैं NIE के, और वैलिड अंटिल, किस डेट तक वो वैलिड था, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि वो मार्च 2020 तक वैलिड था। उसके बाद 19 में आपको करंट प्रोफेशन लिखना है। नंबर 20 पे आएगा, उसमें देखिए उसमें 4-5 ऑप्शंस हैं। रेजिडेंस विदाउट वर्क परमिट, मतलब रेजिडेंसी अगर आपको चाहिए विदाउट वर्क परमिट, वो आपको हर केस इसमें अलग होगा। सेकंड नंबर पे रेजिडेंसी फैमिली रिन्यूअल, मेरा वाला जो केस था रेजिडेंसी एम्प्लॉय, तो मैंने ये क्लिक किया, आपको आपके अकॉर्डिंग क्लिक करना है। नंबर 21 कि आप कब तक स्पेन वापस रिटर्न करना चाहते हैं। 22 में आपके पास ऑप्शन है 1, 2 और मोर देन 3 एंट्रीज, तो आपको मैंने यहाँ पे 1 किया है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता है कि 2 टाइम्स आपको एंट्री करनी है 2 बार, बाकी ये मैंने 1 पे किया है। 23rd पे है पोस्टल एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट इन स्पेन, तो स्पेन में जो भी जहाँ पे भी आपको एड्रेस हैं, अगर आपके कोई रिलेटिव रहते हैं या जहाँ पे आपको अगर कुछ लेटर भेजा जाए वो मिल जाए, तो आपको 23rd पे वो लिखना है। 24th पे आपको आपका NIE जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो लिखना है। 25th पे मैंने कुछ नहीं लिखा। 26 पे भी मैंने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि मेरा कोई फैमिली को मैं नहीं लेके जा रहा, मैं खुद ही जा रहा हूँ, तो 26 एज इट इज नॉन एप्लीकेबल रहेगा। 27th पे जो आपको फिल करना है वो आपको उस कंपनी की डिटेल देनी है जिसने आपको अपॉइंटमेंट लेटर भेजा है या ऑफर लेटर भेजा है या जॉब के लिए कोई लेटर भेजा है, उसकी डिटेल्स नंबर 27 पे आएगी। उसके बाद 28 पे मैं क्योंकि स्टडी वीज़ा पे नहीं जा रहा हूँ तो मेरे लिए नॉट एप्लीकेबल था, और ये 28 के बाद में कुछ नहीं है। और लास्ट में आपको 27 पे आपको अपनी डेट और साइन करना है, ठीक है। तो ये है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नेशनल वीजा। तो नंबर 2 पे आती है रीसेंट फोटोग्राफ्स। मैंने जैसे बताया कि वहाँ पे इनकी जरूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी लेके जाएं, क्योंकि मैं भी लेके गया था। और एक चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है, वो पुरानी फ़ोटोज़ नहीं होनी चाहिए। जो इन्होंने साइज़ दे रखी है 35 से 45 mm, वही होनी चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड। उसके बाद है एप्लीकेबल वीज़ा फीस, जो कि 969 रुपीज़ है, वो आपको लेके जाना है। वो आपको DD बनवाना है बैंक से, और एम्बेसी ऑफ स्पेन के नाम पर वो DD बनेगा। आजकल तो पेबल एट पार आते हैं, लेकिन एम्बेसी वाले ये बोलते हैं कि पेबल एट न्यू दिल्ली करना, लेकिन आजकल सब कुछ सेंट्रलाइज हो गया, ऑनलाइन हो चुका है, तो पेबल एट पार आते हैं जो कहीं पे भी हो सकते हैं। तो अगर आपको बैंक वाला पेबल एट न्यू दिल्ली नहीं देता है और अगर पेबल एट पार देता है तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद है फोटो कॉपी ऑफ ऑल द पेजेस ऑफ द पासपोर्ट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अपने पासपोर्ट या अगर आपके पुराने पासपोर्ट्स भी हैं उन सब पासपोर्ट्स की फ़ोटो कॉपी लेके जाना होगा, क्योंकि ये सारे पासपोर्ट्स वो रख लेंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप हर पासपोर्ट की
हर पेज की फ़ोटोज़ लेके जाइए। उसके बाद है फोटो कॉपी ऑफ द रेजिडेंट कार्ड, वो मैंने आपको बता दिया, रेजिडेंट के कार्ड की फोटो कॉपी आपको लेके जानी है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ए डिटेल लेटर फ्रॉम द एप्लीकेंट एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन। ये एक लेटर है जहां आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा कि किस रीज़न से आप इतने लॉन्ग टाइम तक यहाँ रहे, किस रीज़न से आपने वापस रिटर्न नहीं हुए। ये हो सकता है जो अगर आप फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं अपना वीज़ा स्पेन के लिए, रेजिडेंसी कार्ड के लिए, तो हो सकता है आपको देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई मेरी तरह है जिनका कार्ड एक्सपायर हो गया, तो उनको एक एक्सप्लेनेशन लेटर देना होगा जिसमें मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरह से एक्सप्लेन करें कि किस रीज़न से आप वापस नहीं जा सके। जैसे मेरा वाला रीज़न था कि मैं कोविड की वजह से नहीं जा सकता था, और उसमें मैंने ये भी लिखा है, ये भी मेंशन किया है कि मेरी जो फ़्लाइट्स थी, मैंने 2 बार फ़्लाइट्स बुक की, उनके मैंने बाकायदा नंबर भी दिए हैं कि ये मेरा कंफर्मेशन नंबर था, और फ्लाइट्स ने कैंसिल किया, दैट्स वाई मैं ट्रैवल नहीं कर पाया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है। लेकिन अगर आप, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो शायद आपको इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़े। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है वो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। देखिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आपने ये सबमिट नहीं कराया तो आपका एप्लीकेशन वो नहीं लेंगे और आपको वापस जाना पड़ेगा। तो जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो ऐसा बनता है, ना कि ऐसा। देखिए, मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो हमारे पासपोर्ट ऑफिस से, जहाँ भी जिस भी सिटी में, अगर आप छोटे सिटी में रहते हैं तो आपको जहाँ पे पासपोर्ट सेवा केंद्र है वहाँ आपको जाना पड़ेगा और पासपोर्ट ऑफिस से ही बनवाना होगा। कई लोग, जैसे मैंने भी गलती कर दी कि मैंने भी एसपी ऑफिस से ये बनवाया, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको वो लोग लेते भी नहीं है। उन्होंने मुझे एज इट इज़, ये ओरिजिनल ही है और इन्होंने मुझे वापस कर दिया, तो इसका आपका फालतू पैसा लग जाएगा। तो आपको इस डॉक्यूमेंट को, मतलब जो एसपी ऑफिस से जो बनता है, उसको आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो बेसिकली करना है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो पुलिस, जो पासपोर्ट ऑफिस है, वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जो भी है वहाँ से बनवाना पड़ेगा। और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको मेरे ख्याल से एटलीस्ट हफ्ता भर या 10 दिन लग सकते हैं, क्योंकि आपको ये बिल्कुल पासपोर्ट की तरह है। आपको वहाँ जाना होगा, आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, आपको ई मित्र से पहले इसको, आप ई मित्र या आप खुद भी डायरेक्ट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं अपना अपॉइंटमेंट। उसके बाद वो करेंगे, उसके बाद आपके घर में एक पुलिस वाला आएगा, वो आपको वेरिफिकेशन करेगा कि आपके खिलाफ कोई केस वेस तो दर्ज नहीं है। अगर वो होगा तो आपको एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो कि इस तरह का होगा। जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। देखिए, मेडिकल सर्टिफिकेट में हमें पता नहीं होता कि हमें कौन सा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, और मैं खुद भी कंफ्यूज था कि मुझे गवर्नमेंट वाले डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट लेना है या प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाके मैं मेडिकल सर्टिफिकेट ले सकता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाके मेडिकल सर्टिफिकेट ले सकते हैं, लेकिन वो ऐसे छोटे मोटे क्लिनिक वाला डॉक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने जो मेडिकल सर्टिफिकेट लिया है वो एक एमडी हैं, उनसे लिया है। तो आपको ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में देखिए, ये मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल का मेडिकल सर्टिफिकेट है, और ये मैंने, वो आपका जर्नल चेकअप करेंगे, और जो लाइन होगी जो मेडिकल सर्टिफिकेट में आपको क्या लिखवाना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि आपको क्या लाइन, क्योंकि जब मैं एम्बेसी में गया तो मेरे सामने एक बंदा था जिसका मेडिकल सर्टिफिकेट सही नहीं होने की वजह से उसको बेचारे को वापस पंजाब जाना पड़ा, उस लड़के को, और वापस पंजाब से उन्होंने एक दूसरी डेट दी कि भैया तू पहले प्रॉपर एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के लेके आ। तो मेडिकल सर्टिफिकेट की जो प्रॉपर जो लाइन्स होनी चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट में आपको पूरा कंप्लीटली, जैसे मैंने ये लिखा है, दिस सर्टिफिकेट वेरीफाइज दैट योर नेम is free of drug addiction, mental illness, and does not suffer from any disease that could cause serious recuperation of public health according to the specification of the International Health Regulation of 2005.
वैसे इसमें और भी काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है, ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि आपको कहाँ से लेना है। देखिए अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ आती है जिसका हमेशा सब लोगों को एक कन्फ्यूजन रहता है। इसके बारे में मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा जो पर्टिकुलरली सिर्फ इस चीज़ के लिए बनाऊंगा, जिसको बोलते हैं हम अपोस्टाइल, कि हम आखिर अपोस्टाइल कराएं तो कराएं कहाँ से। वैसे मैं आपको बता दूं कि अपोस्टाइल जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से बनता है। इनकी कई बड़ी सिटीज़ में इनके होम मतलब ऑफिसेज हैं, आपको वहाँ से करवाना होता है। देखिए क्योंकि मेरे पास टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज थी तो मैं दिल्ली जाके ये बनवाता, वहाँ 3 दिन लगाता। तो मैंने जो किया वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने दिल्ली के किसी एजेंट को बोला कि भाई मुझे ये अपोस्टाइल करवाना है। तो बेसिकली अपोस्टाइल वो होता है कि जिसमें ये जो डॉक्यूमेंट, जिस भी डॉक्यूमेंट पे अपोस्टाइल की जो सील लग जाती है, जैसे देखिए यहाँ पे ये सील है, ये डॉक्यूमेंट अब वैलिड है कई कंट्रीज़ में कि भाई ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ये इनकी सील लग चुकी है, तो इसको ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही मानेंगे। मैंने ये जो, अगर मेरा ये जो डॉक्यूमेंट है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इसके अंदर मैंने ये अपोस्टाइल करवाया था। तो मैंने दिल्ली के एक एजेंट से करवाया था और मेरे शायद 2800 रुपये कुछ लगे थे पर कॉपी। तो अगर आपको भी जैसे 2 कॉपी ही करवानी होगी, एक तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसके लिए आपको अपोस्टाइल कराना कंपलसरी है। एक बार जब आपका डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल हो गया, उसके बाद हमें स्वर्ण ट्रांसलेशन के लिए भेजना होता है और वही आपका जो डॉक्यूमेंट है वो जाता है आउट ऑफ इंडिया, स्पेन, जहाँ पे जो जैसे हमारे यहाँ पे होता है रजिस्ट्रार ऑफिस, जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट को स्टैम्प पेपर पे लिखते हैं 100 रुपये का, 200 रुपये का, 500 रुपये का जो स्टैम्प पेपर होता है, तो वो क्या, वो डॉक्यूमेंट एक ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट हो जाता है। उसी तरह स्पेनिश एम्बेसी कहती है कि भैया हमें इस डॉक्यूमेंट को स्वर्ण ट्रांसलेटर के थ्रू ये करो कि ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है, तो वो उसकी क्या ट्रांसलेट कर देंगे। ये यहाँ पे ये एक डॉक्यूमेंट है जिसका ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जिसके चार्जेस हैं 4800 समथिंग पर पेज। तो अगर आपके 2 डॉक्यूमेंट है जैसे कि मेडिकल सर्टिफिकेट और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तो इन 2 डॉक्यूमेंट के लिए आपको 4800 प्रति पेज, मतलब कि 9000 और समथिंग कुछ रुपए आपको देने होंगे। इसके अंदर ये बेसिकली एक स्टैम्प पेपर है और अगर आप यहाँ देखें, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे स्पेनिश जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उनकी स्टैंप लगी हुई है। तो ये एक ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को ही वो एक्सेप्ट करेगी स्पेनिश एम्बेसी। तो आपको अपोस्टाइल कराना है सब फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद आपको स्वर्ण ट्रांसलेटर के लिए करना है। अपोस्टाइल के लिए मेरे जो टाइम लगा था वो 2 से 3 दिन लगे थे और स्वर्ण ट्रांसलेटर के लिए मुझे लगभग 4 दिन लगे थे। तो मेरा 7-8 दिन का काम हुआ था, जिसमें आप वीकेंड को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ वीकडेज को ही आपको इसमें काउंट करना है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है 790 मॉडेलो 52, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये एक डॉक्यूमेंट है जो आपको कंप्लीट करना होगा। ये डॉक्यूमेंट भी मैं आपको बता दूंगा कि एक डायरेक्ट मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और इस डॉक्यूमेंट को भी आप कोशिश कीजिएगा कि PDF एडिट, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो कई वेबसाइट्स खुल जाएंगी, वहां जाके आप उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कीजिएगा और वहीं से आप इसको एडिट कर सकते हैं। मैं उसका भी आपको एक लिंक दे दूंगा। तो आपको ये कंप्लीट करना है, आपको अपने जो नंबर, जो नए नंबर हैं वो भरने हैं, आपका सरनेम आएगा फर्स्ट, उसके बाद आपका नाम आएगा, कंट्री आएगी, आपका एड्रेस है और फ़ोन नंबर, और उसके बाद यहाँ कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। तो मेरे वाले उसमें जो था वो रिनोवेशन दे ऑथराइजेशन दे रेजिडेंसिया परमानेंटे वो था, क्योंकि मेरी परमानेंट रेजिडेंसी ऑलरेडी चल रही है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आपको इन्हीं में से सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको यहाँ साइन करने हैं और सिटी और डेट लिखनी है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है 790 मॉडेलो 790 कोडिगो 52। उसके बाद एक और फॉर्म है EX11, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसको भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। और आप डायरेक्ट PDF एडिट, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो कोई भी वेबसाइट खुल जाएगी, उधर इस डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कीजिए और डायरेक्ट आप उसी से लिखिए, कंप्यूटर के थ्रू ही लिखिए। पेन से लिखने की कोशिश मत करना, क्योंकि हो सकता है कई बार पेन से उनको समझ में नहीं आता, कोई नंबर इधर उधर हो सकता है। तो आप डायरेक्ट कंप्यूटर के थ्रू लिखिए और उसका फिर आप प्रिंट आउट ले लीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो नंबर 1 है उसमें दातोस दे स्ट्रंखेरो
जो भी, जैसे इस केस में मैं था स्त्रंखेरो, तो मैंने मेरी पूरी डिटेल दे दी, एड्रेस दे दिया, फ़ोन नंबर दे दिया। उसके बाद सेकंड नंबर पे दातोस दे रिप्रेजेंटेंटे, इस केस में भी मैं खुद ही था तो मैंने मेरे खुद का एड्रेस दे दिया। उसके बाद डोमिसिलियो अल इफेक्टो दे नोटिफिकेशन, जो नंबर 3 पे है, आपको वहाँ स्पेन का एड्रेस देना है जहाँ पे आपकी सारी क्वेरीज, कोई भी अगर आपको वो क्वेरी करते हैं, तो अगर आपका कोई वहाँ रिलेटिव रहता है या कोई जान पहचान के रहते हैं, तो आपको वहाँ का एड्रेस देना है ताकि वो सारी क्वेरीज उनसे कर सकें। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। सेकंड पेज में नंबर 4 जो है उसमें आपको सेलेक्ट करना है। मेरे वाले केस में नंबर 2 ऑप्शन को मैंने क्लिक किया है और उसके बाद आपको सिर्फ साइन करने हैं, डेट डालनी है और सिटी। उसके बाद थर्ड पेज कुछ नहीं है और ये फोर्थ पेज भी कुछ नहीं है। तो EX11 भी बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने खूब ढूंढने के बाद मुझे ये डॉक्यूमेंट मिला। मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा ताकि आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकें और इसको प्रिंट निकाल सकें। तो ये वो सारे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेगी एट द टाइम ऑफ रेजिडेंसी। अगर आप रेजिडेंसी के लिए या वर्क परमिट के लिए जा रहे हैं तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो आपको एक चीज़ करनी है वो है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेना होगा। देखिए कई बार क्योंकि एम्बेसी के पास हमेशा ओवरवर्क रहता है, तो आपको वो कहेंगे कि आप है ना ऑनलाइन उनकी वेबसाइट में जाइए और वहाँ से अपॉइंटमेंट ले लीजिए। कई बार उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, अगर आप काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे हैं और अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्पेनिश एम्बेसी को एक ईमेल कीजिए कि मुझे काफ़ी दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ, मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा। तो हो सकता है वो आपको ईमेल पर ही आपको अपॉइंटमेंट दे दें और बिना अपॉइंटमेंट के आपको एम्बेसी में नहीं जाना है, क्योंकि सिक्योरिटी वाले आपको जाने ही नहीं देंगे। तो बिना अपॉइंटमेंट के जाना वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी है। तो अपॉइंटमेंट लेके जाइए और प्रायर अपॉइंटमेंट के बाद ही जाना, और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सिक्वल उसमें होने चाहिए कि बिल्कुल प्रॉपरली, जैसे 1 2 3 जैसे मैंने आपको नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 बताया, उसी सीक्वल में आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो ये थे वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको ज़रूरत होगी, जिनको आपको सबमिट करना होगा एम्बेसी में। अगर इन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।